एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एम्बाइब। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम वीक में 2 दिन मंडे ट्यूसडे हमारे हिस्ट्री के सेशन को कवर करते हैं, जहां पर हम एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉपिक देख रहे थे। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था यानी कल, हमने अर्ली वैदिक एरा के बारे में डिस्कस किया था, या फिर जिसको हम ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि वो जो पूरा वैदिक काल है 1500 BC टू 600 BC या फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का काल। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। और ये जो चेंज आता है 1000 BC के आसपास, जब आयरन का यूज करने लगते हैं, आयरन इन्वेंट हो चुका था, उस टाइम पीरियड के बाद के समय को हम लेटर वैदिक एरा या फिर उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो आज के सेशन में हम लेटर वैदिक एरा से जुड़े हुए सारे पॉइंट्स को डिटेल से कवर करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ लाइव जुड़े हैं और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करेंगे। क्योंकि देखो, ये जो भी हमारे क्लासेस है, कई सारे स्टूडेंट्स को टाइमिंग का, स्केड्यूल का पता नहीं रहता है, तो प्लीज़ आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और वीडियो लाइक, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये रहा हमारा एम्बाइब का ऐप, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर जो आपकी क्लासेस चल रही है, जो मैं टॉपिक कवर करा रही हूँ, ये कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर है। तो हम सभी चीज़ अपने 1 घंटे के क्लास में नहीं कर सकते। तो इस वजह से आप लोग को क्लास के साथ साथ ऐप को भी फॉलो करना है, यानी कि यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट कवर करना है और उसके बाद से एम्बाइब के ऐप में डिफेंस कैटेगरी में जाकर टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो इसके लिए आप ऐप को जरूर इंस्टॉल करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और साथ ही क्लास के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें आपको हमारी सभी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन उसके पहले ये आप देख सकते हैं, पूरा हमारा स्केड्यूल है और इस स्केड्यूल में आपको सभी क्लासेस शो हो रही हैं। सुबह 8 बजे से हमारी क्लासेस चालू होती हैं और लगातार रात 10:30 बजे तक क्लासेस चलती हैं। तो प्लीज़ स्केड्यूल को फॉलो करें। और जो बच्चे मेरी रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, मंडे ट्यूसडे वीक में 2 दिन सुबह 10 बजे मैं आपका हिस्ट्री सेशन कवर कराती हूँ, और थर्सडे फ्राइडे 2 दिन मैं आपका ज्योग्राफी का सेशन कवर कराती हूँ सुबह 10 बजे। एक दिन वेंसडे को आफरीन मैम लेते हैं इकॉनमी का क्लास। तो ये जो 10 बजे वाला स्लॉट है, स्पेशली आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, ये 3 सब्जेक्ट्स कवर करा रहा है। पूरे वीक इसकी क्लासेस चलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। अनिल जी, उत्कर्ष जी, सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। बहुत इंटरेस्टिंग होगी क्लास। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने बाकी फ्रेंड्स को, जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ना केवल डिफेंस, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, क्योंकि ये देखो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, हर एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट यही काम आना है। बाकी आप एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे। जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। जब आप डिफेंस में जाएंगे तो भी वहाँ थोड़े छोटे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में जाएंगे तो फैक्चुअल क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। तो एक ही कॉन्सेप्ट से आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। वैदिक युग या वैदिक एज, कल मैंने आपको स्टार्ट कराया था, बताया था वैदिक काल के बारे में। बेसिकली इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का काल वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड, जिसको अर्ली वैदिक एरा या ऋग वैदिक काल कहते हैं, या पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। तो पूर्व वैदिक, ऋग वैदिक, अर्ली वैदिक, ऐसा कुछ भी पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये सब 1500 टू 1000 BC का टाइम पीरियड था। 1000 BC में आयरन जो है, लौह तत्व मिलने के बाद से लोहे का प्रयोग करते हैं एग्रीकल्चर या अदर टूल्स बनाने के लिए। तो वहां से जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, लेटर वैदिक एरा या फिर उत्तर वैदिक काल। ओके, ऋग वैदिक काल के बारे में कल हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम डायरेक्ट लेटर वैदिक टाइम पीरियड पर आएंगे। ये आप दोनों की लोकेशन देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अर्ली वैदिक एरा के लोग इस जगह पर रहते थे, जिसे हम सप्त सेंधा प्रदेश कहते हैं। लेटर वैदिक एरा के लोग यहाँ पर मूव कर जाते हैं। क्यों मूव कर जाते हैं, उसका रीजन है क्योंकि लोहे का वो प्रयोग करते हैं एग्रीकल्चर टूल के रूप में, और यहाँ से सभी जंगलों की कटाई करके, क्योंकि लोहा ठोस धातु था, तो अब ये जंगलों को साफ करके इधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे और यही इनका मेन रीजन होगा।
और आगे चल के यही लेटर वैदिक एरा के लोग जो है ये बड़े बड़े जनपद बनाएंगे, महाजनपद बनाएंगे, फिर एम्पायर क्रिएट होगा, किंगडम्स आएंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेटर वैदिक एरा। बहुत अच्छे से इसके लोकेशन को ऑब्जर्व करें। एक्चुअली आपको पता लगेगा कि ये पूरा लेटर वैदिक एरा भी एक रिवर के चारों ओर है। जैसे अर्ली वैदिक एरा 7 नदियों के आसपास हमें दिखाई देता है, वैसे ही लेटर वैदिक एरा एक इंपॉर्टेंट रिवर के आसपास दिखाई देता है जिसे हम बोलते हैं गंगा, यमुना, दोआब। ठीक है, तो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर का रीजन है, इसी के आसपास हमें पूरा का पूरा ये लेटर वैदिक एरा का डेवलपमेंट दिखाई देता है। तो इसका संबंध किससे था, गंगा नदी, यमुना नदी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है। वैसे आप सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा कि इसका ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, फिर भी हम देखते हैं होल ऑफ नदर्न इंडिया, यानी कि लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोग पूरी तरह से कहाँ पर सिचुएटेड थे, नॉर्थ इंडिया में। ओके, तो पूरा जो उत्तर भारत वाला क्षेत्र था वहां पर ये लोकेटेड थे। अर्ली वैदिक के कहाँ थे, उत्तर नहीं, उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, और ये पूरी तरह से नदर्न इंडिया में सिचुएटेड थे। शिफ्टेड टू गंगा, गंगा तट पर ये लोग शिफ्ट हो चुके थे, ये लोग मूव कर चुके थे। तो शिफ्ट क्यों बोल रहा है, क्योंकि पहले इनका रीजन ये था, यही लोग यहाँ मूव करके गए, कोई नए लोग बाहर से नहीं आए, बल्कि अर्ली वैदिक एरा के लोग ही मूव करके गंगा घाटी में जाते हैं। तो इसलिए लिखा है शिफ्टेड टू गंगा वैली। आगे मेंशन ऑफ मोर रिवर्स सच एज नर्मदा, सदानीरा, चंबल एटसेट्रा। अब मुझे कैसे पता, या आपको मैं कैसे बता रही हूँ कि ये लोग इधर शिफ्ट कर गए थे, तो एक्चुअली जो भी वैदिक टेक्स्ट थे उनमें पहले जिक्र होता था किसका, इन 7 नदियों का पहले जिक्र होता था, हिमालय पर्वत का, है ना, हिंदुकुश पर्वत का। तो जो अर्ली वैदिक टेक्स्ट थे उनमें जिन रिवर्स की बात की गई है, जिन माउंटेन्स की बात की गई है, उससे पता लगा कि उनका लोकेशन नॉर्थ वेस्ट का था। लेकिन 1000 BC के बाद के जो भी वैदिक टेक्स्ट आगे कंपाइल किए गए, वहां पर रिवर्स के नाम में चेंजेस हमें दिखाई दिए, और वहां पर किन नदियों का उल्लेख हो रहा है, वहां बात की जा रही है नर्मदा नदी, सदानीरा जिसको हम गंडक रिवर कहते हैं, ये जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, चंबल नदी जो ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। तो नर्मदा हो गया, चंबल हो गया, गंडक हो गया, इन सारी नदियों का उल्लेख मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग अब उस लोकेशन में जा चुके हैं। ओके, चलो एक स्टेप आगे, इमर्जेंस ऑफ जनपदा। यहाँ से हमें जनपद का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है। अब आप बोलेंगे कि ये जनपद क्या है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अर्ली वैदिक एरा के लोग पैस्टोरल लाइफ जी रहे थे, यानी कि वो लोग किस तरह का जीवन जीते थे, चरवाहे के रूप में। मैंने आपको बताया था कि ये लोग एक जगह से दूसरे जगह इसी 7 नदियों वाले क्षेत्र में मूव करते थे, थोड़ी बहुत खेती करते थे, लेकिन फिर भी इनका जो लाइफ स्टाइल था उसमें ज्यादा रोल किसका था, पशुपालन का, चरवाहे थे ये लोग। ठीक है, राजा होता था, एक पूरा कबीला होता था 50 से 100 लोगों का, लेकिन वो राजा अपने कबीले का राजा होता था, उनका कोई प्रॉपर लैंड नहीं होता था, क्योंकि उस समय लैंड का इंपॉर्टेंस था ही नहीं। लैंड का इंपॉर्टेंस कब आएगा, जब एग्रीकल्चर बढ़ेगा। तो ये लोग पशुपालक थे, इनके लिए लैंड इंपॉर्टेंट नहीं था, इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था, जानवर, और जानवरों के लिए ये युद्ध लड़ते थे। लेकिन लेटर वैदिक एरा में क्योंकि लोहा मिल चुका था, लोहे से इन्होंने घने जंगलों को साफ करा, और जब ये गंगा यमुना दोआब में पहुंचते तो यहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल थी, बहुत उपजाऊ थी। समझ में आया, यहाँ पर मानसून अच्छा आता था, पानी की अच्छी सुविधा थी, नदियाँ बहुत अच्छी थी, तो इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा। जमीन बढ़ी तो खेती भी बढ़ेगी ना, तो जब यहाँ पर खेती बढ़ेगा तो ये लोग परमानेंट सेटल होने लग जाएंगे। यानी अब पैस्टोरल लाइफ से ये लोग किधर मूव करने लग जाएंगे, एज अ मतलब कृषक की जीवन, फार्मर्स वाले लाइफस्टाइल में मूव करेंगे, और अब ये परमानेंट एक जगह सेटल होने लग जाएंगे, क्योंकि अब प्रॉपर ये खेती कर रहे हैं। तो राजा, उसका कबीला जब एक जगह सेटल होगा तो इसी से किसका क्रिएशन होता है, जनपद, मतलब कि लोगों के, पद मतलब पैर, जहां पर स्टेबल होने लग गए। और जब ये लोग एक जगह स्टेबल होने लग गए तो राजा किसी कबीले का राजा नहीं, अब राजा अपने आप को एक टेरिटरी का किंग बताएगा। राजा बोलेगा मैं इस क्षेत्र का राजा हूं, ये टेरिटरी मेरी है, और दूसरा राजा बोलेगा दूसरे कबीले का ये टेरिटरी मेरी है। तो अब जो भी वॉर्स होंगे वो जानवरों के लिए नहीं, वो वॉर होंगे लैंड के लिए, और यहीं से लैंड का जो है टेरिटरी का, जो एक बोल सकते हैं टेरिटरी के लिए जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है,
वो हमें लेटर वैदिक टाइम पीरियड का जो जनपद है उसके क्रिएशन के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि यहाँ से जनपद का क्रिएशन होता हुआ दिखाई दिया। छोटे छोटे जनपद हमारे भारत में बनेंगे, कबीले एक जगह पे स्टेबल हो जाएंगे। अब कबीले के लोग कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि राजा अपनी टेरिटरी का किंग है, उसे कबीले से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। और इसी के बाद से सोसाइटी में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। और उन चेंजेस का रीजन क्या था? रीजन ये था क्योंकि पहले राजा को कबीले से इम्पैक्ट पड़ता। अगर राजा कबीले का बात नहीं सुनता, कबीला उसको साइड करके अलग हो जाता। लेकिन अब क्योंकि राजा टेरिटरी का किंग है, तो चाहे कबीले की बात सुने ना सुने, उसको अपने राज्य से कोई हटा नहीं सकता था। तो यहाँ से पावर का सेंट्रलाइजेशन दिखाई देगा। अर्ली वैदिक एरा में पावर पूरी तरह डिसेंट्रलाइज थी। सभा, समिति, विदत, गढ़, ये जो लोगों की ऑर्गेनाइजेशन से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन लेटर वैदिक एरा में क्योंकि किंग टेरिटरी का किंग हो गया था, तो धीरे धीरे पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी राजा के पास, पुरोहित के पास। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एमरजेंस सिर्फ जनपदों का उद्भव हुआ, जैसे कुरु एक बहुत फेमस जनपद है, वो बनेगा। इनफैक्ट मैं आपको बताऊंगी कि आगे चल के यही जनपद महाजनपद में कन्वर्ट होंगे 600 बीसी के आसपास। कुरु किसके कॉम्बिनेशन से बना था? पुरु और भारत। मैंने आपको बताया था पहले ही हमारी क्लास में भी कि ये जो आर्यंस थे सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया से मूव करके इंडिया में आते हैं। और जब ये आए तो एक बार में भारत नहीं आए, क्योंकि ये कबीले थे, ये ट्राइब्स थे, इनका ग्रुप आ रहा था। तो 1 बाय 1 कबीले इंडिया में एंट्री कर रहे थे। तो इनके बीच में कई सारे कबीले आए और इनमें आपस में भी लड़ाई हुई, कई सारे मिलकर एक बन गए। तो इसी में से एक क्या था बच्चों? पुरु कबीला और भरत कबीला, ये दोनों ने मिलकर एक नया जनपद क्रिएट किया। लेटर वैदिक तक उसको हमने क्या बोला? कुरु। ओके, तो पुरु और भरत के कॉम्बिनेशन से कुरु जनपद बनता है, जो हमें लेटर वैदिक एरा में दिखाई देता है। इस जगह जिसको आप आगे चल के किस नाम से जानते हैं? कुरुक्षेत्र के नाम से जानते हैं। कुरुओं का क्षेत्र, कुरुओं का जगह, इसलिए उसको कुरुक्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट, इसके अलावा भी काफी सारे जनपद बने थे, जैसे पंचाल जनपद, काशी जनपद। इस तरह के छोटे छोटे जनपदों का एमर्जेंस हुआ और इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे 600 बीसी के पास, जब एक्चुअली ये बड़े लेवल पर हमें दिखाई देंगे महाजनपद के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट विंध्यन माउंटेन। हमें जो लेटर वैदिक टेक्स्ट थे उनसे ये भी पता लगा कि इनका जो एक्सटेंशन है वो गंगा रिवर के आसपास से लेके दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था। तो हमें पता लगता है लेटर वैदिक एरा के लोग दक्षिण में बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंच पाए थे। ये जो विंध्यन माउंटेन रेंज है, इसी के आसपास तक हमें इनका फैलाव दिखाई देता है। 3 डिवीजन्स, और इसी हिसाब से लेटर वैदिक एरा के जो पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते। पहला, जिसको बोला गया आर्यव्रत। आर्यव्रत मतलब ये जो पूरा नदन वाले रीजन में रहते थे लेटर वैदिक टाइम पीरियड के लोग, उनके बारे में। मध्य देश, सेंट्रल रीजन, मध्य प्रदेश और उसके आसपास का रीजन हो गया। और सदर्न पार्ट जो हम बोल रहे हैं विंध्यन और उसके आसपास का क्षेत्र, यानी पूरा लेटर वैदिक एरा के लोगों का ये 3 रीजन था। आर्यव्रत, सेंट्रल पार्ट और सदर्न पार्ट। सदर्न में आप साउथ इंडिया मत सोच लेना, विंध्यन और इसके आसपास या नदन महाराष्ट्र तक ही ये लोग लोकेटेड थे। तो आपको लेटर वैदिक एरा का लोकेशन अच्छे से पता लग गया। रिवर्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया वो आपको पता लग गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं नदन पार्ट हो गया, सेंट्रल पार्ट हो गया और सदर्न पार्ट। सदर्न में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए थे, यहीं तक ये लोग सिचुएट हो गए, लोकेटेड थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे चेंजेस आया क्यों आप लेटर वैदिक कह रहे हैं? क्या केवल इनके यहाँ से यहाँ घूम जाने की वजह से, यहाँ से यहाँ आने की वजह से इनको हम लेटर वैदिक एरा कह रहे हैं? नहीं, आपको सोसाइटी में चेंज दिखेगा, पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, इन सारी चीज़ों में चेंज दिखा। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया कि हम इसका कोई और नाम रखें, इस वजह से इसको हमने वैदिक काल ही कहा। क्योंकि ये लोग भी बेसिकली ग्रामीण समाज से ही संबंधित थे, ये लोग भी वैसे ही झोपड़े बनाकर रहते थे, तो इसलिए इसको हमने वैदिक काल का ही कॉन्टिन्यूएशन बना के रखा। बस लेटर वैदिक यानी कुछ इंप्रूवमेंट आए, कुछ चेंजेस आए, इसलिए हमने उसको लेटर वैदिक काल कहा। क्यों कहा ऐसा, वो चेंजेस क्यों आए? दे ऑल्सो यूज्ड आयरन वेपन। तो वैदिक काल में क्या लोहे का प्रयोग होता था? आप बोलेंगे नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहा है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, डेफिनेटली लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आयरन का यूज होता था। अर्ली वैदिक एरा के लोग तांबा, कांसा, इन मेटल्स का यूज करते थे, तो इन्होंने ही लोहे का प्रयोग करना चालू किया। उसके काफी सारे हथियार बनाए। दे एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न यूपी।
एग्जैक्ट अगर आप इनकी लोकेशन देखते हैं तो पंजाब से वेस्टर्न यूपी तक ये लोग पूरा लोकेट हो जाते हैं, आगे तक मूव करते हैं, ईस्टर्न यूपी में भी जाएंगे, धीरे धीरे फैलते फैलते ये बिहार तक जाते हैं, मगध तक जाते हैं। कवर्ड गंगा यमुना दोआब, तो इनिशियली ये गंगा यमुना दोआब तक ही हमें दिखाई देते, फिर आगे चल के इनका और एक्सटेंड होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों मूव कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं मूव कर रहे, उसका रीजन है सिर्फ एक छोटा सा ये मेटल आयरन, आयरन की वजह से ये लोग जंगलों को साफ कर पाए और खेती कर पाए, खेती बढ़ेगी यहाँ पर। एक चीज और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि जब ये लोग खेती कर रहे थे सब कुछ हो रहा था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो लोग खेती करते थे तो उन्होंने शहर बना लिया, वो सिटी लाइफ जी रहे थे, तो एक्चुअली ये लोग क्यों सिटी लाइफ नहीं जी पाए उसका एक प्रॉपर रीजन है। एक्चुअली जब ये पेस्टोरल लाइफ से एग्रीकल्चर वाले लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हैं, इन्होंने खेती चालू किया, खेती में प्रोडक्शन भी बढ़ा, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। प्रोडक्शन बढ़ने का क्या मतलब है कि आपको पहले मेरे पास 1 एकड़ जमीन थी, 1 एकड़ में मैं 10 क्विंटल अनाज पैदा कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास 10 एकड़ जमीन हो गई तो मैं 100 क्विंटल अनाज पैदा कर रही हूँ। तो आप क्या बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्शन तो बढ़ा लेकिन मेरी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी, क्योंकि मेरी लैंड बढ़ गया, इस वजह से इस वजह से मेरा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया। तो ऐसे ही इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जमीनों को साफ किया, इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। उससे लॉस क्या था कि भाई जमीन जितनी बड़ी मिलेगी उतने ज़्यादा लोग उस काम में इंगेज होंगे। तो पहले जो 10 लोग मिलकर अपने लिए खाना पैदा कर रहे थे, जमीन बढ़ी तो 100 लोग मिलकर उसी जमीन पर अपने लिए खाना पैदा करेंगे। तो इसमें फ्री कौन हुआ, खाली तो कोई हुआ नहीं ना, आपने जमीन में और लोगों को इन्वॉल्व कर दिया। तो सिटी लाइफस्टाइल के लिए क्या होता है, कम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करें ताकि बाकी लोग फ्री हो, वो अदर फंक्शंस करें। और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता है प्रोडक्टिविटी के साथ तो फिर टैक्स इम्पोज किया जाता है, कर लगाया जाता है, और राजा आपसे एज अ फूड ग्रेन टैक्स कलेक्ट करेंगे। और जब टैक्स कलेक्ट होगा तो फिर राजा कुछ जो खाली लोग हैं उन्हें एज अ परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी के रूप में रखेंगे कि आप लोग मेरी स्थायी सेना बनो। फिर वो राजतंत्र वाला सिस्टम क्रिएट होता है। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देते हैं। नॉर्मल बेसिक वही लाइफस्टाइल थी, ग्रामीण सभ्यता ही हमें कंटिन्यू होती दिखाई देती है 600 बीसी तक। आगे क्या बोल रहा है, अराउंड 1000 बीसी आयरन अपीयर्ड इन धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। हमें इसके एविडेंसेस मिले हैं कि लोग आयरन का यूज करते थे, कहाँ से, कर्नाटक के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से हमें वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास इसके एविडेंसेस मिलते हुए दिखाई देते हैं। आयरन वॉज यूज्ड फॉर क्लीनिंग फॉरेस्ट, और जब ये आयरन मिला इस मेटल का यूज करके इन्होंने टूल्स बनाए, एग्रीकल्चर टूल्स, और उससे जंगलों की कटाई की। वेरी फ्यू एग्रीकल्चर टूल्स वर मेड ऑफ आयरन, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में ये लोग एग्रीकल्चर टूल्स बनाए थे आयरन के, अभी भी दूसरे मेटल्स यूज कर रहे थे। आयरन के हमें बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं मिले हैं, बहुत कम टूल्स हमें दिखाई देते हैं। आगे प्लविंग वॉज डन विद वुडन प्लवशेयर, यानी ये लोग जो खेती करते थे वो अभी भी लकड़ी के ही हल से किया जा रहा था। अब इसका भी एक इन्हें लॉस मिला कि भाई आप लोग अगर लोहे के फाल से हल से खेती करते तो ज़्यादा गहरे तक जुताई होती और वहाँ पर भी प्रोडक्शन बढ़ता, क्योंकि आयरन इनको मिल चुका था, लेकिन उससे ये बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं बना रहे थे। कुल मिला के इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं पाई क्योंकि ये उसके हलों का प्रयोग नहीं कर रहे थे। तो ये कुछ इनकी कमियां भी थी, जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है कि लेटर वैदिक में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। तो इस तरह से ये लोग खेती कर रहे थे, प्रॉपर वही ग्रामीण समाज वाला सिस्टम था, खेती बड़े लेवल पर हो जाती है, और इसी लोकेशन पे हमें दिखाई देते जो अभी मैंने आपको गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र दिखाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब इनका लाइवलीहुड का मेन सोर्स क्या था। अर्ली वैदिक एरा का मेन सोर्स क्या है बच्चों, अर्ली वैदिक का मेन सोर्स है पेस्टोरल लाइफ, यानी कि वो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे थे, वो उनका मेन सोर्स था। सेकेंडरी उनका क्या था, एग्रीकल्चर। लेकिन चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो इनका आजीविका का मुख्य साधन था, वो क्या था, वो था खेती। ओके, धीरे धीरे ये लोग खेती की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई देती है। उसमें एक ये कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोहे के हथियार नहीं बनाए एग्रीकल्चर करने के लिए, लोहे के हलों का प्रयोग नहीं किया। साथ ही साथ अर्ली वैदिक एरा में एक चीज़ फेमस हुई थी, कल हमने क्लास जल्दी ख़त्म कर दी थी तो थोड़ा हमारा रह गया था। मैं आपको बता दूं, अर्ली वैदिक एरा में आहुति देना चालू हो चुका था, बैलों का, जो बोलते हैं कि बलि देना जानवरों का,
वो बलि देना चालू हो चुका था और वो लेटर वैदिक एरा में और बढ़ा। तो लेटर वैदिक एरा में जहाँ पर जानवरों की ज़्यादा ज़रूरत थी कि जो बैलगाड़ी है उसका प्रयोग करते हुए, जानवरों का प्रयोग करते हुए उनके पीछे हल लगाकर जुताई की जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर जानवरों की आहुति ज़्यादा दी जा रही थी, उनकी बलि ज़्यादा दी जा रही थी, इसकी वजह से बैलों की संख्या दिन पे दिन घट रही थी और एग्रीकल्चर के लिए जितने जानवर चाहिए थे वो इन्हें मिल नहीं पा रहे थे। ये भी इनका लूप होल था, एक कमी थी जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ते हुए नहीं दिखाई देता है। पीजेंट्स कुड नॉट प्रोड्यूस मच, ऑल्सो इंगेज्ड इन अदर एक्टिविटीज। इसकी वजह से किसान जो है वो ज़्यादा नहीं पैदा कर पा रहे थे। तो कई सारे मिले जुले रीज़न थे। लोहे के हल का प्रयोग नहीं करना, बड़े लेवल पर लोहे के औजार नहीं प्रयोग करना, बैलों की संख्या घट रही थी क्योंकि वो लोग आहुति, उनका बलि ज़्यादा दिया करते थे। इसकी वजह से खेती में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा था। राइस एंड व्हीट, कौन सी इनकी मुख्य फसलें थी वो आपने देख लिया, चावल गेहूं का उपजान करते थे। और राइस के बारे में हमें वैदिक टेक्स्ट में दिखाई भी देता है। वैदिक टेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया गया है वृथि या व्रीहि कहा जाता है और बोला जाता है कि जो व्रीहि है ये किसके लिए यूज करें, राइस के लिए। राइस को किससे शो करें, व्रीहि शब्द से इंडिकेट कर रहे हैं। ये हमें हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा में दिखाई देता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या बोल रहा है। ये वही सेम एग्रीकल्चर का आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा इमेजिनेशन के लिए आपने देख लिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में और क्या चेंजेस दिखाई दिए। जैसे कल हमने देखा अर्ली वैदिक एरा में सभा, समिति, विधतगढ़, इस तरह के लोकल काफ़ी सारी असेंबलीज का क्रिएशन हुआ था और वो जो लोकल सभाएं थी उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। वही अपने राजा को चुनती थी। कोई भी चोरी हो रही है, आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसका निपटारा भी वही लोग करते थे। लेकिन लेटर वैदिक एरा में क्या चेंज हुआ, तो राजा अब किसी कबीले का राजा नहीं था, राजा अब एक टेरिटरी का राजा था। तो जब राजा टेरिटरी का राजा है, उसे कबीले के लोगों से डर नहीं लगेगा, अब उसके पास में एक लैंड है। तो यहाँ से क्या चेंज आया, इन लेटर वैदिक पीरियड असेंबलीज लॉस्ट इंपॉर्टेंस। धीरे धीरे इन सभाओं ने, जितनी भी सभाएं थी, इनका महत्व कम हो गया। सारी की सारी पावर किसके पास जाने लग गई, राजा के पास में। और राजा का सपोर्ट करने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, उनका पार्टनर था जिसको हम पुरोहित बोलते थे, जो पूजा का काम करते थे, जो शिक्षा देते थे। तो यहाँ से असेंबलीज का इंपॉर्टेंस कम होगा, रॉयल पावर इंक्रीज्ड, शाही शक्ति का महत्व बढ़ेगा, सारे डिसीजंस राजा लेंगे, राजा अपने पद को हेरिडिटरी बेस्ड बना देंगे, राजा उनका बेटा, इस तरीके से वंशानुगत पद को बना दिया जाएगा। सभा एंड समिति कॉन्टिन्यूड बट देयर कैरेक्टर चेंज। जो सभा समिति थी वो थी, चल रही थी, लेकिन एक्चुअली जो उसका वैल्यू था, एक्चुअली जिस रीजन से उसे बनाया गया था, वो महत्व वो खो चुकी थी क्योंकि सारी पावर राजा ने अपने हाथ में कर ली थी। तो वहाँ पर ज़्यादा उनसे डिस्कशन नहीं किया जाता था, उनकी बातों को एज अ सजेशन लिया जाता था, कंपल्सन नहीं था कि उनकी बात को माना ही जाए। उनकी बात मतलब इनके कबीले के ही लोग जो थे वो सभा समिति में होते थे। यहाँ से हमें वुमेन की सिचुएशन में थोड़ा सा गिरावट होता हुआ दिखाई देता है। मैंने पहले ही बोला था कि अर्ली वैदिक एरा में जो सभा समिति जैसी असेंबलीज थी उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन था, महिलाएं भी भाग लेती थी, महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, तो महिलाएं अच्छी शिक्षा लेती थी, कम उम्र में जनरली विवाह नहीं होता था, ये सारी चीजें थी। लेकिन लेटर वैदिक टाइम पीरियड से ही वुमेन की सिचुएशन जो है धीरे धीरे गिरती है, जो कि आज तक जारी रही, इंडिपेंडेंस तक। इंडिपेंडेंस के बाद जो है काफ़ी सारी पॉलिसीज़ के द्वारा सिचुएशन जो है वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी आज भी आपको दिखाई देता होगा हमारी सोसाइटी कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज है, मेल का डोमिनेंस है। तो वो एक्चुअली मेल का डोमिनेंस जो हमारे इंडियन सोसाइटी में ओरिजिन हुआ वो कहाँ से, इसी लेटर वैदिक टाइम पीरियड से। और कैसे हुआ कि वुमेन्स को जो बाहर तक इन्वॉल्व थी उसको अब घर की दीवारों में लाया गया। कैसे कि सभा समिति, इस तरह की असेंबलीज में उनका पार्टिसिपेशन बंद कर दिया गया और अब वो थोड़ा सीमित दायरे में रह के घर तक ही रहकर चीजों का संचालन कर पाती थी। तो वुमेन वर नॉट अलाउड टू सिट इन सभा, महिलाओं को सभा में बैठने की अनुमति नहीं थी। यहाँ से गई है, पहले था अर्ली वैदिक, यहाँ से धीरे धीरे अब आप देखोगे, यहाँ से देखो समझने वाली चीजें पूरा कॉन्टिन्यू होगा, वुमेन की सिचुएशन लगातार गिरेगी, इसी तरह हमारी सोसाइटी और ज़्यादा जटिल होगी। सोसाइटी मतलब आपको वर्ण व्यवस्था जो है उसमें और जटिलता दिखाई देगी, छुआछूत दिखाई देगा, ऊंच नीच। तो ये चीज़ें आपकी इंडिपेंडेंस तक आप लिंक करोगे। चीफ एंड किंग बिकेम मोर पावरफुल, जो भी प्रधान थे, राजा थे, वो यहाँ से ज़्यादा पावरफुल हो गए। सिंपल पावर्स का सेंट्रलाइजेशन जो है हमें दिखाई देता है।
तो ये जो वुमेन्स है वो यहाँ से निकलकर ऐसे कोने में खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो सभा समिति से इनको बाहर कर दिया जाता है, घर का काम करो इस टाइप का। चलो आगे, ट्राइबल अथॉरिटीज बिकम टेरिटोरियल। तो पहले जो अथॉरिटी थी वो थी ट्राइबल अथॉरिटी, यानी कि कबीले का महत्व था। अब वो ट्राइबल अथॉरिटी से किधर कन्वर्ट हो गया, टेरिटोरियल अथॉरिटी, यानी पूरी तरह से किसके पास जो अथॉरिटी थी वो कैसी बन गई, वो बन गई एक क्षेत्र आधारित, यानी राजा कबीले के राजा से क्षेत्र का राजा बन गया और इसी ने पावर पूरी सेंट्रलाइज कराई। द टर्म राष्ट्र फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। ये जो राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट है, आज हम राष्ट्र में अपने देश को इंडिकेट करते हैं, लेकिन उस समय जो राष्ट्र का था एक महत्व, वो बेसिकली इसी तरह के टेरिटोरियल रीजन के लिए राष्ट्र वर्ड यूज किया गया। और ये जो राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट है वो यहीं से हमें आते हुए दिखाई देता है। किंग्स पोजीशन वाज स्ट्रेंथन बाय रिचुअल। अब राजा को और ज्यादा पावरफुल दिखना था, तो राजा और ज्यादा पावरफुल कैसे दिखेगा, तो राजा को पावरफुल बनाने के लिए सामने आएंगे कौन, रिचुअल्स को कराने वाले पुरोहित यानी कि ब्राह्मण्स। और ब्राह्मण्स आके ऐसे ऐसे यज्ञ लाएंगे, ऐसे ऐसे हवन लाएंगे जिनके बारे में वो बताएंगे कि अगर ये राजा कर लेता है तो राजा और पावरफुल हो रहा है और पावरफुल हो रहा है। तो लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि एक्चुअली किंग पावरफुल है, पावर उसकी शो करने के लिए इस तरह के काफी सारे रिचुअल्स लाए गए, नए नए अननेसेसरी, और उसको करवा के राजा को पावरफुल दिखाया गया कि इन यज्ञ को करने के बाद राजा के पास इतने राजाओं की शक्ति आ जाएगी, राजे के पास डायरेक्ट भगवान से बात करने का कांटेक्ट हो जाएगा, इस तरह की चीजें। तो किंग्स पोजीशन वाज स्ट्रेंथन बाय रिचुअल्स, काफी सारे अनुष्ठानों के माध्यम से यहाँ पे राजा की स्थिति मजबूत हुई और यहीं से आपको काफी सारे यज्ञ दिखाई देंगे, जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। अब ये यज्ञ का मतलब ये हवन नहीं, एक्चुअली होता क्या था, हवन तो होता ही था, यज्ञ होता था, उसके पहले ये यज्ञ का अपना अपना इंपॉर्टेंस था। जैसे इसमें से एक यज्ञ है, उसमें राजा और उसके रिश्तेदार सबकी रथ दौड़ होती थी और उस रथ दौड़ में जब राजा जीतता था फिर हवन कराया जाता था। अब आपको लगेगा इसका क्या महत्व है, तो भाई जब ये हवन होता था, मतलब जब ये दौड़ होती थी, उसमें ऑलरेडी डिसाइड होता था कि राजा ही जीतेगा, तो राजा को जितवाया जाता था और फिर बाकी उसके टेरिटरी के लोगों में कि देखो राजा कितना पावरफुल है, इन सभी लोगों में राजा जीता। इसी तरह अश्वमेध यज्ञ के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, रामायण में आपने सुना होगा। तो बेसिकली क्या होता था इस यज्ञ में कि जो भी किंग के पेट होते थे, घोड़े वगैरह, तो वो राजा का जो घोड़ा होता था उसको फ्री करके छोड़ दिया जाता था कि भाई जाओ, जाकर तुम्हें जिस जगह तक चरना है चरो। अब ये राजा का घोड़ा टेरिटरी के बाहर भी निकल जाता था अपने क्षेत्र के और दूसरे राजाओं के क्षेत्र में पहुंच जाता था। जिन जिन किंग्स ने अपने टेरिटरी में दूसरे किंग के घोड़े को आने से नहीं रोका, इसका मतलब है उस टेरिटरी के किंग इस वाले टेरिटरी के किंग से डर गए और उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। ओके, और अगर किसी किंग की टेरिटरी में राजा का घोड़ा जाता है और वो उसको रोक देता है, ऐसे सिचुएशन में उस वाले जिसका घोड़ा था और जिसके यहाँ गया था घोड़ा, इन दोनों के बीच में वॉर हुआ करता था और वॉर में फिर राजा जीत रहा है या फिर राजा का घोड़ा जहां जहां घूम कर आना था घूम कर आ गया, किसी ने उसको नहीं रोका, तो इसके बाद कराया जाता था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ में उन सारे क्षेत्रों के राजा आते थे जिनके यहाँ घोड़ा घूम कर आया है, वो लोग राजा को उपहार देते थे, एक तरीके से उसकी अधीनता को स्वीकारते थे और फिर ये हर साल उसको उपहार वगैरह दिया करते थे। तो ये वो ऐसी चीजें थी जिनको कराने के बाद इन रिचुअल्स को कराने के बाद ऑटोमेटिक राजा की पावर में वृद्धि होती हुई दिखाई दी, लोग थोड़े ज्यादा उनको वैल्यू देने लग गए। ओके, ऑफिसर ऑफ कलेक्ट टैक्स, एक्चुअली इस समय जो टैक्स कलेक्शन के लिए हमें दिखाई देते हैं ऑफिसर, उसको संग्रहित्री कहा जाता था, लेकिन प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम नहीं था। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी, ऋग्वैदिक एरा में एक हमें कर दिखाई देता था जिसको हम बोलते थे बलि। कल क्लास थोड़ी जल्दी खत्म हो गई थी, तो बलि जो टैक्स है वो कोई प्रॉपर ऐसा टैक्स नहीं था। बेसिकली होता क्या था, बलि मीन्स कि उस समय के जो राजा थे वो ज़्यादा पावरफुल तो थे नहीं, तो कबीले के लोगों के पास कोई भी चीज़ ज़्यादा होती थी। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर गाय भैंस है, ज़्यादा दूध हो रहा है तो वो 2 लीटर दूध दे आए, किसी ने कोई सामान बनाया है घड़ा मटका वो दे आए, किसी के घर बकरियां ज़्यादा हो गई 2 बकरी दे। तो इस तरह से अपने पसंद से कुछ भी सामान उपहार के रूप में दे देते थे, बलि के अंतर्गत वो आता था, जो अर्ली वैदिक एरा में चलता था। कोई प्रॉपर ऐसा नहीं था कि टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है। लेटर वैदिक एरा में भी कोई प्रॉपर टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं था, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे किंग टेरिटरी का किंग हो रहा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक बोल सकते हैं हमें टैक्स का इम्पैक्ट दिखाई दिया।
किसी अनाज के रूप में, जानवरों के रूप में, और उसको जो कलेक्ट करता था उसको बोलते थे संग्रहित्री। लेकिन ये टैक्स जो है वो कंपल्सरी टैक्स नहीं था कि सबको देना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ध्यान रखना है, टैक्सेशन सिस्टम प्रॉपर मैनर में हमें कब दिखाई देता है, वो हमें आगे चलकर दिखाई देगा, किस टाइम पीरियड में, आफ्टर 6000 BC। ये देखो थोड़ा थोड़ा राजा का इस तरह का ऑरा क्रिएट होगा। पहले पूरे राजा वो थे खेती, वो पशुपालक टाइप के, अब राजा की वैल्यू बढ़ेगी, थोड़ा राजतंत्र वाला इम्पैक्ट दिखाई देगा। सोसाइटी अच्छे से समझना है, कल हमारा ये नहीं हुआ था सोसाइटी वाला टॉपिक। अब देखो अर्ली वैदिक भी मैं समझाऊंगी, साथ साथ में लेटर वैदिक यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले आप अर्ली वैदिक के बारे में सुनिए। अर्ली वैदिक एरा के बारे में हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ऋग्वेद से मिलती है, और ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वहां पर उल्लेख किया गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में। ये मैं आपको अर्ली वैदिक के बारे में बता रही हूँ, तो ये ध्यान रखना है। पूर्व वैदिक का एक बार ये हमारा हुआ नहीं था कल, ये समझ लीजिए। यहाँ से जो 10वां मंडल था अर्ली वैदिक टाइम पीरियड का, इसमें लिखा हुआ था कि हम पूरी सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड कर रहे हैं। मतलब जो भी कबीला था उस कबीले को 4 वर्ण में डिवाइड किया जा रहा है, ऐसा अर्ली वैदिक टेक्स्ट में लिखा हुआ था। और बोला गया कि ये चारों वर्ण ब्रह्मा, जो ईश्वर थे, ब्रह्मा के शरीर से निकले हुए 4 अंगों के समान है। और ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो यहीं से वर्ण व्यवस्था इंट्रोड्यूस्ड होते हुए दिखाई देती है। पहले वर्ण का प्रयोग रंग के लिए किया जाता था जब आर्यंस आए थे, लेकिन आगे चल के वर्ण मतलब ये 4 हमने अपनी सोसाइटी को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा। कौन कौन सा? पहला जिसे बोला गया ब्राह्मण, दूसरा जिसे हमने बोला क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य, एंड द लास्ट वन जिसे हमने बोला बच्चों शूद्र बोला। तो ये अर्ली वैदिक में दिखाई दे रहा है 1500 से 1000 तक। अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है, जो कि किसी को शिक्षा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलेंगे कि ये ब्राह्मण है। कोई भी व्यक्ति हुआ, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि अपने कबीले की रक्षा कर रहा है, लोगों की रक्षा कर रहा है, उसको हम बोलेंगे क्षत्रिय। वैश्य जो लोग व्यापार कर रहे हैं, छोटे मोटे स्तर पर कुछ चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे हम वैश्य कहेंगे। शूद्र में जो कि अन्य 3 वर्गों को सेवा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई जानवर मर गया उसको वो करना, चमड़े का उद्योग करना, इस तरह की चीजें, जो बाकी 3 वर्णों को सर्विसेज दे रहा है, उसको हमने शूद्र कैटेगरी में डाला। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, ये सारे जो थे ऑक्यूपेशन बेस्ड थे, यानी कि इनका कार्य क्या है, जो ये कार्य करेगा वो उस वर्ण का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा पुजारी का काम कर रहा है, वो ब्राह्मण कहलाया। एक बच्चा काम कर रहा है किसका? प्रोटेक्शन का, वो क्षत्रिय कहलाया। एक व्यापार कर रहा है, वो वैश्य कहलाया। और एक इन तीनों को सर्विसेज दे रहा है, वो शूद्र कहलाया। यानी एक ही पिता के 4 बच्चे के 4 अलग अलग वर्ण। आप समझ में आया? तो इनिशियली अर्ली वैदिक एरा में जो वर्ण व्यवस्था लाया था, ये कर्म आधारित था, ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था। जो जो काम करेगा उसके हिसाब से उसका वर्ण डिसाइड होगा। यानी एक ही घर में 4 वर्ण के लोग हो सकते थे। ओके, समझ में आ गया? इनफैक्ट मेरे को अभी पढ़ाना है तो मैं ब्राह्मण कहलाई, मैं आगे लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी, उनकी रक्षा करूंगी, तो मैं ही ब्राह्मण से किस वर्ण में कन्वर्ट हो जाऊंगी? क्षत्रिय वर्ण में कन्वर्ट हो जाऊंगी। लेकिन लेटर वैदिक एरा में इस वर्ण व्यवस्था को बहुत ज्यादा जटिल कर दिया गया। कैसे जटिल कर दिया गया? तो लेटर वैदिक एरा में, जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, यहाँ पर समाज को कैसे जटिल किया गया? 1000 BC से 600 BC में हमें दिखाई दिया कि जो वर्ण व्यवस्था ऑक्यूपेशन बेस्ड था, इसको हमने कैसा कर दिया बच्चों? बाय बर्थ कर दिया, यानी जन्म आधारित कर दिया। बाय बर्थ का क्या मतलब है कि अब जो व्यक्ति पूजा कर रहा था, शिक्षा दे रहा था, जिसको आपने ब्राह्मण कहा था, उस ब्राह्मण के बच्चे हुए वो सब ब्राह्मण कहलाएंगे। और उनका ऑक्यूपेशन फिक्स्ड होगा, उनको वही काम करना होगा, चाहे वो लायक हो चाहे वो नालायक हो, कंपल्सरी है, वही वो काम कर सकते हैं। उस काम पर किसी और की अथॉरिटी नहीं होगी। ओके, जो क्षत्रिय है उसका बच्चा क्षत्रिय कहलाएगा, राजा के बच्चे क्षत्रिय कहलाएंगे, चाहे वो लायक है या नालायक है, वो उसका अथॉरिटी होगा। वैश्य का वैश्य, शूद्र का शूद्र। अब शूद्र के घर में कितना ही लायक बच्चा हो, वो कैपेबल हो शिक्षा देने के, वो कैपेबल हो युद्ध करने के, लेकिन फिर भी उसको यही काम करना है, तीनों वर्णों को सेवा देना है। यानी यहाँ से हमारी सोसाइटी में इसको बिल्कुल रिजिट कर दिया गया। और इसका रीजन क्या था कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय जो थे वो कहीं ना कहीं कंपटीशन को कम करना चाहते थे, क्योंकि अभी तक वर्ण व्यवस्था में बदलाव हो रहा था अर्ली वैदिक एरा में।
लेकिन अगर आपने इसको फिक्स कर दिया तो आप सिक्योर हो गए। क्षत्रिय मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, तो हमारे इन चीजों पे कोई और कंपटीशन में नहीं आएगा, कोई और वर्चस्व स्थापित नहीं करेगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये इस टाइम पीरियड में, लेटर वैदिक टाइम पीरियड में भी वर्ण व्यवस्था सिस्टम चलती रही, लेकिन बहुत बड़ा चेंज आया 1000 बीसी के बाद कि इसको हमने बाय बर्थ कर दिया, जन्म आधारित कर दिया। ओके, तो ये लिख रहा है डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, और ये वर्ण अब किस पर आधारित हो गए थे? बाय बर्थ। बाय बर्थ में जो ब्राह्मण थे उनका क्या काम था? जो भी ब्राह्मण के घर बच्चा पैदा रहा है उनका काम था सेक्रीफाइसेस एडेड पावर टू ब्राह्मण, ब्राह्मणों ने अपने आप को और शक्तिशाली बना लिया। यहाँ एक तो बाय बर्थ तो हो रहा है, साथ साथ में और पावरफुल बना रहे, यज्ञ करके, हवन करके। ब्राह्मणों ने बोल दिया कोई और जरिया ही नहीं भगवान तक पहुंचने का, केवल हम ही जरिया, हमारे पास आओ तभी हम भगवान तक ले जाएंगे। प्रेयर्ड फॉर सक्सेस ऑफ वॉर, ब्राह्मण्स ने और पावरफुल कैसे बना लिया? क्योंकि ब्राह्मण्स ने क्षत्रिय के लिए युद्ध में जीतने का जरिया खुद को बना लिया कि भाई आप वॉर लड़ने जाओगे तो युद्ध लड़ेंगे, पूजा होगी, और वो पूजा हम अगर नहीं करते हैं तो आपके युद्ध में हारने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ब्राह्मण्स का वर्चस्व बढ़ा, और जो भी राजा महाराजा थे वो ब्राह्मण को और इंपॉर्टेंस देने लग गए कि मतलब ब्राह्मण है तो इनको हमें थोड़ा वैल्यू देना पड़ेगा। समटाइम्स दे फॉट विद क्षत्रिय फॉर सुप्रीमेसी, और कई कई बार ब्राह्मण और क्षत्रिय आपस में भिड़ जाते थे कौन ज्यादा पावरफुल है इस चीज को लेकर। क्षत्रिय या राजन्यस किसे कहते थे? क्षत्रिय बेसिकली वॉर लड़ा करते थे और बेसिकली टेरिटरी के किंग होते थे, उनको हम क्षत्रिय कहते थे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहे ब्राह्मण, इस तरह से यज्ञ आहुति करके पावर को बढ़ाया। दूसरा, ये बाय बर्थ हो चुका था, ये क्षत्रिय हो गए जो कि वॉर्स लड़के, देखो क्षत्रिय अपनी पावर बढ़ा रहे ब्राह्मणों से, ब्राह्मण इनके लिए यज्ञ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि राजा बहुत पावरफुल हो रहा है, और इसी तरह ब्राह्मण अपनी पावर बढ़ा रहे हैं क्षत्रिय के द्वारा कि भाई तुम्हें जीतना है तो मैं ही एक जरिया हूँ, मैं ही यज्ञ करूंगा। तो दोनों एक दूसरे का सपोर्ट लेके धीरे धीरे आगे जा रहे हैं और ज्यादा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बाय बर्थ कर दिया है वर्ण व्यवस्था को। ठीक है, वैश्य कौन होते थे? सामान्य जनता, जितने भी आम लोग हो गए सोसाइटी के, वो सब वैश्य की कैटेगरी में आ जाते थे। बेसिकली इनका जो ऑक्यूपेशन होता था वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज थी, खेती वगैरह करते थे, कैटल ब्रीडिंग करते थे यानी कि जानवरों को पालना, तो खेती पशुपालन इनके द्वारा ये काम किया जाता था। कुछ ऐसे भी लोग थे जो कारीगर थे, कुछ स्पेसिफिक चीजों का निर्माण करते थे, पहिए बनाना, रथ बनाना, इस तरह के कारीगरों को भी वैश्य की कैटेगरी में डाला जाता था। जैसे सर्टेन आर्टिसंस जैसे रथकर, चैरियट मेकर वर द हाई स्टेटस, और वैश्य की कैटेगरी में भी जो रथ वगैरह बनाते थे उनका हाई स्टेटस होता था, क्योंकि भाई राजाओं के लिए रथ बना रहे हैं ना। एंड ऑफ वैदिक पीरियड ट्रेड बिगन, धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपको पता है कि वैदिक काल के लोग व्यापार करते नहीं थे, लेटर वैदिक में भी व्यापार इतना नहीं था, लेकिन लेटर वैदिक एंड होते होते वैश्य जो है एक और एक्टिविटी से जुड़ जाएंगे, ट्रेड जो है वो चालू हो जाएगा, कॉइन्स वगैरह आएंगे, पंचमार्क कॉइन, उसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। 600 बीसी के बाद वैश्य ने ये वाला काम भी चालू कर दिया, व्यापार भी करने लग गए थे। ओनली ट्रिब्यूट प्रेयर्स इन वैदिक टाइम्स, इनके लिए, ठीक है, बोल सकते हैं कि जो पूरा का पूरा वैदिक काल था, लेटर वैदिक टाइम पीरियड, उसमें अकेला जो टैक्स पेयर था या फिर अकेला जो पूरा की पूरी इकोनॉमी को संभालने वाला था, वो क्या था? वो यही था, क्योंकि ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं, राजा जो है युद्ध कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी को कौन संभाल रहे हैं? यही संभाल रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के द्वारा, चाहे एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा, टैक्स पेमेंट भी यही कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं पर पूरी इकोनॉमी हमें बेस्ड दिखाई देती है। नेक्स्ट ये देख लिए, ये देख सकते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली ये आम जो लोग थे जो व्यापार कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, ये सब जो है वो हमें वैश्य के द्वारा करते हुए दिखाई देते हैं। अगला है शूद्र, सबसे खराब सिचुएशन इनकी होती हुई दिखाई देती है, और थोड़े समय में 600 बीसी के बाद तो और सिचुएशन खराब होगी शूद्रों की, जब छुआछूत वाला व्यवस्था लाया जाएगा। शूद्र नॉट अलाउड सेक्रेड ट्रेड एंड गायत्री मंत्र, शूद्रों को पूरी तरह से बोल दिया गया था। पहले भी शूद्र हुआ करते थे, लेकिन वो बाय बर्थ नहीं था, ऑक्यूपेशन बेस्ड था, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं थी। क्योंकि अब बाय बर्थ हो चुका था तो इन्होंने बोल दिया कि अब आप वो जो बोलते हैं कि मुझे अभी आ नहीं रहा है, पवित्र धागा जो धारण करते, जनेऊ धारण करने से मना कर दिया कि आप ये धारण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने आपको इसके लिए कैपेबल नहीं बनाया। दूसरा, बोला गया कि भाई गायत्री मंत्र की अनुमति नहीं है, आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो सोसाइटी को कितना ज्यादा जटिल बनाया जा रहा है, वन बाय वन इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर रहे हैं ब्राह्मण कि ये काम आप नहीं कर सकते। और क्योंकि बाय बर्थ है तो उनकी आगे आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनको भी इससे वंचित किया गया। वर कॉल्ड सर्वेंट्स ऑफ अदर्स, इनफैक्ट इनको भी स्टेटस दे दिया गया कि आपको भगवान ने इसीलिए धरती पर भेजा है
कि आप इन तीनों वर्ण की सेवा करो। अगर आप इन तीनों वर्ण का सेवा करते हो तो अगली बार आप भी इन वर्ण में पैदा हो सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की सोसाइटी जो है और ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं जटिल की जा रही थी लेटर वैदिक टाइम पीरियड से, जो हमें इंडिपेंडेंस तक दिखाई देता है। फैमिली सिस्टम में क्या बोल रहा है यहाँ पर, तो फैमिली के बारे में बता रहा है कि फादर्स पावर इंक्रीज, जैसा मैंने बोला लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स की सिचुएशन धीरे धीरे गिरेगी, जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वो हमें बड़े लेवल पर दिखाई देगी। तो जो भी घर का मेल होता था, जो भी हेड होता था, उसकी पावर बढ़ी। इनफैक्ट जो फादर है, आज भी हमारी सोसाइटी में आपने देखा होगा ना, पिता माता में पिता का डिसीजन ज़्यादा मायने होता है मैक्सिमम फैमिली में। और जहाँ पर अगर ऐसा होता है कि उसकी मम्मी डिसीजन ले रही है तो थोड़ा सा बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है, अच्छा पापा की नहीं चलती उनके घर में, इस टाइप का। तो ये जो सोसाइटी के अंदर ये जो भावना है, ये यहीं से लाया जा रहा है। पितृ सत्तात्मकता में वृद्धि की गई। कुड इवन डिसइनहेरिटेड हिज सन, अपने पुत्र को भी मतलब पापा जी इतने पावरफुल हो गए थे लेटर वैदिक टाइम पीरियड में कि ये कोई भी डिसीजन ले सकते थे, अपने जो बच्चे वगैरह थे उन्हें बेदखल भी कर सकते थे। मेल एंसेस्टर्स वर वर्शिप्ड, आपने देखा होगा, मतलब मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हूँ तो हमारे रिलीजन में ऐसा होता है पितृपक्ष, जैसे अभी गया है थोड़े दिन पहले, तो ये जो पितृपक्ष है, ये जो बोल रहे हैं कि हम हमारे एंसेस्टर्स आएंगे और वहां पर आप उसको नाम दे रहे हो पितृपक्ष, मतलब पिताओं का समय, जो भी हमारे एंसेस्टर्स जिनकी डेथ हो गई है उनको हम लोग पूज रहे हैं। तो बेसिकली ये पितृपक्ष आया, मातृपक्ष नहीं आया। तो यहीं से वो चीज अलाउ की गई कि हमें अपने मेल एंसेस्टर्स की पूजा करनी है जो जा चुके हैं। तो ये देख रहे हो धीरे धीरे किस तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी बनाई जा रही है। वुमेन इन लोअर पोजीशन, और महिलाओं की स्थिति और दयनीय और अभी और दयनीय होते हुए दिखाई देगी। यहाँ से आपको चीजों को लिंक करते हुए चलना है। परिवार व्यवस्था में हमें क्या दिखाई देता है, इंस्टीट्यूट ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, हमें दिखाई दिया गोत्र। काफी सारी फैमिलीज में आप देखते होंगे बोला जाता है कि हम एक गोत्र में शादी नहीं कर सकते। तो ये जो गोत्र वाला कॉन्सेप्ट है वो लेटर वैदिक टाइम पीरियड में ओरिजिन हुआ। बेसिकली इनिशियली गोत्र हम किसके लिए यूज करते थे कि एक ही बोल सकते कुनबा या गांव के लोग जिनकी गाय आसपास में बंधती थी, मतलब एक ही जगह पर जिनकी गाय बनती थी, बोला जाता था वो एक ही परिवार से संबंधित है, उन्हीं का रिलेशन आगे चल रहा है। तो वहां से गोत्र वाला कॉन्सेप्ट हुआ। गोत्र बेसिकली कि जिन भी परिवारों की गाय एक साथ एक जगह पर बनती थी, बोला जाता था ये एक गोत्र। तो ये गोत्र व्यवस्था को यहाँ से लाया गया इंडियन सोसाइटी में, और इसको बहुत जटिल कर दिया गया कि एक गोत्र का मतलब है कि ये सारे भाई बंधु है और इनका ब्लड रिलेशन है किसी न किसी तरीके से, और इनमें शादी नहीं हो सकती। तो गोत्र अपीयर्ड होता है लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। यहाँ पर बता रहा है कि ये किस चीज को इंडिकेट करता था, इनिशियली जिनकी गाय आसपास में बनती थी, गौशाला वाले स्थान को ये दिखाता था। नो मैरिज कुड टेक प्लेस बिटवीन सेम गोत्रा। तो अब आपको ध्यान रखना है, लेटर वैदिक टाइम पीरियड से ये इंट्रोड्यूस होता है हमारी सोसाइटी में। आगे बढ़ जाते हैं, आई थिंक कुछ इमेज आने वाली है। ओके, तो सेम गोत्र में शादी नहीं हो सकती, वो यहीं से इंट्रोड्यूस्ड हुआ, उसका क्या रीजन था बता दिया। अब आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था भी यहीं से आया। मतलब कभी आपसे पूछा जाएगा कि भाई जीवन के कितने आश्रम होते हैं, तो आप बोलते हैं ना जनरली 4 आश्रम है, यानी हमारी पूरी लाइफ साइकिल को हमने 100 ईयर्स का माना है, और 100 ईयर्स का मानते हुए हमने उसको 25, 25, 25, 25 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि भाई जीवन के 4 पार्ट्स बोलो या 4 चरण बोलो, कि हमने अपने जीवन को टोटल 4 चरण में डिवाइड किया है। अब वो 4 चरण कैसे थे? पहला चरण जिसमें बोला गया कि भाई, या फिर इसको आश्रम बोलते हैं, देयर वर 4 आश्रम्स इन पोस्ट वैदिक टेक्स्ट, यानी इनिशियली ये था ही नहीं। वर्ण व्यवस्था को बाय बर्थ करना, ये लेटर वैदिक में, वर्ण व्यवस्था ऑलरेडी अर्ली में भी था। गोत्र सिस्टम लेटर वैदिक में आया, आश्रम व्यवस्था लेटर वैदिक में, और आश्रम व्यवस्था में कहा गया कि हम अपने जीवन को 4 चरणों में बांट कर रखते हैं। पहला जिसको बोलते हैं हम ब्रह्मचारी या स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचारी या स्टूडेंट लाइफ का मतलब है कि ये वो लाइफ है, आपके जीवन का पहला चरण है, जो आपको सारी सुख सुविधा विलासिता इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहते हुए केवल सीखना है एज अ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का मतलब पढ़ाई से नहीं होता है, स्टूडेंट कैसा भी हो सकता है, आप कुछ भी सीख रहे हैं, आप लड़ाई करना सीख रहे हैं, आप वॉर लड़ना सीख रहे हैं, ये सब। तो आपने जो भी वैदिक टेक्स्ट देखे होंगे उसमें रामायण महाभारत, तो ये देखा होगा ना कि राम जी को छोड़ दिया जाता था कि भाई आप जाओ जीवन के पहले चरण में आप ये सीखो। तो वो पहला चरण जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी स्पेशल इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ एक्टिविटीज से दूर रहना रहता है, जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी, अल्कोहलिक एक्टिविटीज, इनसे दूर रहना है, तो इसको हम बोलते हैं ब्रह्मचारी चरण। और आजकल क्या हो गया कि इसी चरण में हम यहाँ प्रवेश कर जा रहे हैं। तो ये बोल रहा है वैदिक टेक्स्ट की नहीं,
आपको पहले अपने इस चरण को कंप्लीट करना है, पहले अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा लेनी है, उसके बाद आपके जीवन का ये चरण भी आएगा ही आएगा जिसको हम बोलते हैं गृहस्थ या हाउस होल्डर। जब आपका अपना परिवार होगा, आप परिवार चलाओगे, आपके बच्चे होंगे, ये पूरी चीजें क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। फिर उसका भी एक चरण है, एक समय बाद आपको अपने परिवार में जो आप काम कर रहे हो एज अ हाउस होल्डर, वो आपको दायित्व अपने बच्चों को सौंपना होगा, जिसे हम बोलते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का क्या मतलब होता है? बेसिकली कि धीरे धीरे आप अपनी जिम्मेदारियां बच्चों को दे रहे हैं, जो हमें आज नहीं दिखाई देता। क्या होता है कि भाई पापा पापा ही बने रह जाते हैं ना 80 साल तक। बच्चे को उसका जो गृहस्थ आश्रम है, उसको जो हाउस होल्डर बनना है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, वो कई बार उसको दिया ही नहीं जाता है। लास्ट तक पेरेंट ही सारे डिसीजन लेते। तो बोला है कि भाई आप समय पे अपने सारे चरणों को फॉलो करो और लास्ट में आपको घर बार छोड़ देना है, किधर पहुंच जाना है, आश्रम में पहुंच जाना है। इन सारी चीजों से दूर रहकर ईश्वर का नाम लीजिए। तो ये जो 4 आश्रम व्यवस्था है, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में आया था और वहां पर इसका जिक्र किया गया था। ओनली फर्स्ट 3 वर मेंशन्ड इन लेटर वैदिक। ये संन्यास वाला बाद में आया था, लेकिन आपको बताना है कि आश्रम व्यवस्था यहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुई। इनिशियली 3 का जिक्र किया गया, चौथा वाला जो है वो हमें लेटर वैदिक के भी थोड़े समय के बाद दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं जीवन के चारों चरण। सबसे पहले ये है आपका ब्रह्मचर्य चरण, जहां पर आप पूरी तरह से शिक्षा घर से दूर रहकर लेंगे। दूसरा आ जाता है आपका गृहस्थ, ये आपका लाइफस्टाइल होगा। तीसरा आ गया जिसको हम बोलते हैं वानप्रस्थ, जहां पर आप थोड़ा सा अपनी फैमिली वालों से दूरी बनाकर रखेंगे, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटेंगे। और लास्ट में आपका आ गया संन्यास। ठीक है, ये चारों चरण जो है वो हमें दिखाई देते हैं। अब आ जाते हैं देवी देवता के बारे में। लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फटाफट करते हैं, समय का अभाव है। तो अर्ली वैदिक का, क्योंकि कल पूरा नहीं हो पाया था, मैं आपको बता दूं अर्ली वैदिक टाइम पीरियड में भगवान को कैसे मानते थे, या कौन से उस समय के भगवान फेमस थे, या पूर्व वैदिक काल जिसे हम बोल रहे थे, पूर्व वैदिक काल। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1500 टू 1000 BC तक हमें क्या दिखाई देता है कि अर्ली वैदिक एरा के लोगों को भगवान के बारे में नहीं, एक्चुअली वो नेचर को नहीं समझते थे, तो उन्होंने नेचर को ही पर्सोनिफाई कर दिया था एज अ गॉड। यानी उन्हें नहीं पता था बारिश क्यों हो रही है, आग क्यों जलती है, मौसम क्यों चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें, सूरज क्यों उग रहा है, रात क्यों हो रही है, कुछ उनके समझ में नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने पूरे नेचर को ही भगवान का रूप दे दिया। बारिश के देवता बना दिए इंद्रदेव, आग के देवता बना दिए अग्निदेव, वनस्पति यानी कि जो भी आपका वेजिटेशन है उसके देवता बना दिए अलग से उन्होंने, तो सोम देवता। तो इस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा नेचर जो है उसको पर्सोनिफाई किया, किसके रूप में? गॉड के रूप में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अर्ली वैदिक एरा के जो देवता थे वो इंद्र थे, है ना, अग्नि, ये 2 फेमस देवता थे। इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वरुण। वरुण जो थे उनको बोला जाता था ऋत के देवता, यानी दिन रात वगैरह ये सब क्यों हो रहा है। पशुओं के देवता को ये लोग पूषण कहते थे, वनस्पति के देवता को ये लोग सोम कहते थे। तो इस तरह से नेचर ही गॉड में कन्वर्ट हो गया। तो जब बारिश नहीं होती थी तो इंद्र देवता की पूजा करते थे। और आज भी आपने कई सारे इंडिया के ऐसे विलेजेस देखे होंगे जहां पर बारिश नहीं होने पे इंद्र देवता की पूजा चालू कर दी जाती है। एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी में अर्ली वैदिक एरा से आया, लेकिन भगवान का भी एक समय होता है। जैसे ही लेटर वैदिक टाइम पीरियड आया, जो भगवान थे, जो नेचर को पूजा जा रहा था, उससे थोड़ा सा हम कन्वर्ट हो गए दूसरी ओर। और यहाँ की अगर मैं बात करूं लेटर वैदिक टाइम पीरियड में, तो इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट इंपॉर्टेंस, यानी इंद्र और अग्नि का महत्व धीरे धीरे कम हो गया लेटर वैदिक टाइम पीरियड में। और यहाँ पर नए कुछ जो बोल सकते हैं नई पावर्स की बात की गई। कौन कौन से? प्रजापति, सुप्रीम पावर जिन्हें बोला गया क्रिएटर, ओके, रुद्र, गॉड ऑफ एनिमल्स, इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस। तो ये जो त्रिदेव वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें यहीं से होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ प्रजापति की बात की गई, रुद्र की बात की गई। और आपने काफ़ी सारे हमारे हिस्टोरिक जो भी स्टोरीज है, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला कॉन्सेप्ट, तो एक्चुअली ये जो त्रिदेव का कॉन्सेप्ट है हमारे इसमें इंडियन सोसाइटी में ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आया। तो आपको ध्यान रखना है अर्ली वैदिक गॉड कौन थे? इंद्र, अग्नि, वरुण, ये सब थे। और वो नेचर को ही कन्वर्ट किया था भगवान के रूप में। लेटर वैदिक में त्रिदेव का कॉन्सेप्ट आया, जहां पर बोला जा रहा है यूनिवर्स के क्रिएटर की बात की जा रही है, यानी क्या बोलते हैं, रुद्र हो गए, प्रजापति हो गए, इनका डिस्कशन किया जा रहा है। विष्णु का महत्व भी यहीं से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, पूषण जो है पशुओं का, वो भी थोड़ा सा हमें यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रेयर्स कंटिन्यूज, यानी कि जैसे पहले अर्ली वैदिक एरा में प्रेयर्स किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था, श्लोक्स पढ़े जाते थे, श्लोक पढ़े जाते थे, वैसे कुछ यहाँ पर हो रहा था। ये भी श्लोक वगैरह पढ़ते थे संस्कृत में और अपने भगवान की वैसे ही पूजा करते थे। तो ये बेसिकली आपने दोनों के रिलीजन में देख लिया। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, सेक्रीफाइस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट,
यानी कि अर्ली वैदिक एरा में सेक्रीफाइस दिए जाते थे, यानी अर्ली वैदिक एरा में जनरली यज्ञ वगैरह में किसका आहुति दिया जाता था, जैसे अनाज हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इनकी आहुति दी जाती थी। लेकिन लेटर वैदिक एरा में किसकी आहुति बढ़ती है, जानवरों की आहुति बढ़ती है। और मैंने आपको बोला भी कि लेटर वैदिक एरा के लोग जो है वो सिटी में अपने आप को क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाए थे। उसका रीजन क्या था कि बड़े लेवल पर जानवरों की आहुति दी जा रही थी, बैलों को मारा जा रहा था ईश्वर के नाम पर। अब इससे क्या हो रहा था कि बैलों की ही जरूरत थी जुताई करने के लिए, और उनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही थी, तो इसकी वजह से भी इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ पाई थी। तो सेक्रीफाइसेस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि लोग जो है बड़े लेवल पर सेक्रीफाइस दे रहे थे, आहुति दे रहे थे, और वो जो आहुति थी वो दोनों लेवल पर किया जा रहा था, पब्लिकली यानी जहां पर सभी लोग मिलकर कोई यज्ञ हवन आहुति दे रहे हैं, और प्राइवेट कि आप अपने घर में ही इस तरह का बलिदान दे रहे हो अपने अपने जो भी है अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए या भगवान से कुछ मन्नत मांगिए उसको पूरा करने के लिए। तो दोनों ही लेवल पर ये एक्टिविटी चल रही थी, इन्वॉल्व किलिंग ऑफ एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल। और ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड वो टाइम था जब बड़े लेवल पर एनिमल्स को क्या किया जा रहा था, मारा जा रहा था, उनकी हत्या की जा रही थी, किस लिए, बलि के नाम पर। और इसका लेटर वैदिक को लॉस भी हुआ प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सेक्रीफाइजर नोन एज यजमाना, जो भी बलि देने वाला होता था उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता था, वैदिक टेक्स्ट में क्या, यजमान टर्म यूज किया जाता था। तो बेसिकली ये था हमारा पूरा वैदिक एज। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी। अर्ली वैदिक का कल जो टॉपिक हमारा कवर नहीं हुआ था वो मैंने आज लेटर वैदिक के साथ में साथ साथ पढ़ा दिया आपको। सोसाइटी हमने साथ में, वर्ण व्यवस्था हमने साथ में डिस्कस करा, वुमेन्स का सिचुएशन। तो अब आप लोग को पीडीएफ ऑलरेडी उसका मिला हुआ था, इसका आज मिल जाएगा। दोनों को मिलाकर आपको अच्छे से पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस याद करना है, और सोसाइटी, वुमेन्स की सिचुएशन, ये सारी चीज़ें आप साथ साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अगले जब हम डिस्कस करेंगे महाजनपद तो वहां पर आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे कि चेंजेस एक्चुअली हो क्या रहे हैं। बाकी ये हमारा डेली शेड्यूल है, आप देख सकते हैं। कल मेरी क्लास नहीं होगी, अब मैं आपके साथ जुड़ूंगी परसों यानी थर्सडे को ज्योग्राफी की क्लास में। इनफैक्ट कल तो है छुट्टी हमारी, ठीक है। तो थर्सडे को मैं आपके साथ सुबह 10 बजे जुड़ूंगी हमारी ज्योग्राफी की क्लास के साथ, और ज्योग्राफी का हम कोई एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन में कवर करेंगे। बाकी ये हमारा एम्बाइब का ऐप है, जिस भी बच्चे ने अभी तक इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि मैं केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करा रही हूँ, और मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद रख रही हूँ कि आप ऐप को यूज करे होंगे, डिफेंस कैटेगरी में जाके इनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ से और एमसीक्यूज यहाँ से करिए। मैं भी आपको एमसीक्यू कराऊंगी जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद हम एमसीक्यू पर जाएंगे। बाकी ये एम्बाइब का टेलीग्राम ग्रुप है, एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम्स, इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर ले, ताकि वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाए। ओके, तो चलिए ये था हमारा आज का सेशन। उत्कर्ष जी, अनिल जी, तेज प्रकाश, मोहित जी, ओके, जिशान जी, काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर लाइव जुड़े हुए। तो जितने भी बच्चे यहाँ जुड़े हुए सभी बच्चों को थैंक यू, और जिनने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, वीडियो को शेयर करेंगे। अब हम मिलेंगे थर्सडे सुबह 10 बजे, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। Keep imbibing. We believe in you.